दूसरी शादी। रजनी के मौत के बाद विनोद बाबू का घर में रहना मुश्किल हो गया था। वे बेमन से अपने घर में आ पाते थे, लेकिन मंजुला के आने के बाद सब कुछ बदल गया। साधारण कदकाठी के विनोद बाबू पहले जैसे तैसे रहते थे, लेकिन दूसरी शादी के बाद वे सलीके से कपड़े वगैरह पहनने लगे थे। वे चेहरे की बेतरतीब बड़ी हुई दाढ़ी मूंछ को क्लीन शेव में बदल चुके थे। उनकी आंखों पर खूबसूरत फ्रेम का चश्मा भी चढ़ गया था। इतना ही नहीं, सिर के खिचड़ी बालों को भी वे समय समय पर डाई करवाना नहीं भूलते थे। वैसे तो विनोद बाबू की उम्र 48 के करीब पहुंच गई थी, लेकिन जब से उनकी मंजुला से दूसरी शादी हुई थी, तब से वे सज संवर कर रहने लगे थे। इसका सुखद नतीजा यह हुआ कि वे अब 38 साल के आसपास दिखने लगे। इसी साल नवरात्र के बाद अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में विनोद बाबू मंजुला से कोर्ट मैरिज कर चुके थे। तब से उनकी जिंदगी में अलग ही बदलाव दिखने लगे थे। पहले वे छुट्टी के बाद भी किसी बहाने देर तक अपने स्कूल में जमे रहने की कोशिश करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं था। अभी शाम के 4:30 बज रहे थे। विनोद बाबू अपनी बाइक खड़ी करके घर में कदम रख चुके थे। वे फ्रेश होने के बाद खुद को तरोताजा महसूस करने लगे थे। मंजुला घर की छोटी मोटी चीजों को सहेजने में लगी हुई थी। बेटा बेटी ट्यूशन पढ़ने गए हुए थे। मंजुला को अकेली देखकर विनोद बाबू ने उन्हें पकड़कर अपनी गोद में बैठाने की कोशिश की। मंजुला बनावटी गुस्सा जाहिर करते हुए बोली, मम्मी जी अपने कमरे में ही है, आपकी आवाज सुनकर इधर आ जाएंगी। मैं अपनी माँ को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। हम दोनों के रहते वे इस कमरे में कभी नहीं आएंगे। इतना कहकर वे मंजुला को अपनी बाहों में भरकर प्यार करने लगे। तभी सासू माँ ने बहू को आवाज लगाई। मंजुला खुद को छुड़ाते हुए अपनी सासू माँ के कमरे की तरफ चली गई। सासू माँ ने मंजुला से कहा, बहू चाय बना दो। मंजुला ने हाँ कह दी। वैसे उन्हें पता है कि सास को शाम के समय अपने पड़ोसियों के घर आने जाने की पुरानी आदत है। जब तक वे 2-4 लोगों से जी भर कर बातें नहीं कर लेती हैं, उनका मन ही नहीं लगता है। मंजुला नीले रंग की साड़ी में काफी खूबसूरत लग रही थी। उसने अपने होठों पर हल्के गुलाबी रंग की लिपस्टिक लगा रखी थी। लंबे और खुले बाल उसकी खूबसूरती को बढ़ा रहे थे। सासू माँ के कमरे से लौटने के बाद मंजुला ने विनोद बाबू से कहा, आप स्कूल से थक कर आए हैं, थोड़ी देर आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए भी चाय बनाकर ला रही। मंजुला ने कुछ दिन में ही घर की रंगत बदल डाली थी। विनोद बाबू की पहली बीवी रजनी कैंसर के चलते गुजर गई थी। तकरीबन 6 महीने तक कैंसर अस्पताल में भाग दौड़ कर अपनी बीवी की वे समय समय पर कीमोथेरेपी कराते रहते थे। वे इधर उधर से पैसा जुटाकर पानी की तरह बहा चुके थे, लेकिन आखिरी बार हुई कीमोथेरेपी के बाद दस्त और उल्टी इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वे इन्हें अकेला छोड़कर चली गई। रजनी की मौत के बाद विनोद बाबू का घर में रहना मुश्किल हो गया था। वे बेमन से अपने घर में आ पाते थे, वह भी सिर्फ अपने 10 साल के बेटे और बूढ़ी माँ के लिए। पर सब्र बुरे से बुरे वक्त का सबसे बड़ा मरहम होता है। कई साल गुजर गए थे। पत्नी की मौत के बाद ऐसा लगा कि विनोद बाबू दोबारा शादी नहीं करेंगे। जब पूरी दुनिया के साथ अपने देश में कोरोना वायरस की शुरुआत हुई थी, तो वह सबके लिए आफत लेकर आई थी। विनोद बाबू को कोरोना महामारी के दौरान अपने स्कूल में बने सेंटर में काम करना पड़ा था। वे दूसरे राज्यों से आए हुए लोगों की काफी मुस्तैदी से सेवा में जुटे हुए थे, लेकिन उन्हें वहां ड्यूटी करना महंगा पड़ गया था,
क्योंकि वे खुद भी कोविड-19 की चपेट में आ चुके थे। साथ ही टीचरों ने एम्बुलेंस बुलाकर विनोद बाबू को अस्पताल में भर्ती करवा दिया था। वे कई दिनों से अस्पताल के वार्ड में पड़े हुए थे। घर पर बेटा अर्णव था। उनका छोटा भाई अपने बीवी बच्चों के साथ अलग रह रहा था। विनोद बाबू अपनी मां और बेटे के साथ अलग रहते थे। विनोद बाबू से 2 दिन पहले इस वार्ड में मंजुला आई थी। सांवले रंग की मंजुला देखने में काफी दुबली पतली लग रही थी, पर खूबसूरत बहुत थी। रह रहकर उनकी नजरें मंजुला की ओर चली ही जा रही थी। 2 दिन बाद रात में विनोद बाबू की तबीयत अचानक ज्यादा बिगड़ने लगी थी। रात की शिफ्ट में काम करने वाले डॉक्टर और नर्स उग रहे थे। उन्हें भी महामारी के चलते ज्यादा काम करना पड़ रहा था। ज्यादातर मरीज सोए हुए थे। उस रात मंजुला की तबीयत ठीक थी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। विनोद बाबू की हालत बिगड़ते देख उससे रहा नहीं गया और वह उनके पास आ गई। विनोद बाबू का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था। उन्हें छटपटाते देख वह उनके पास आकर बोली, आप पेट के बल लेटकर लंबी लंबी सांस भरने और छोड़ने की कोशिश कीजिए। मंजुला विनोद बाबू की पीठ सहलाने लगी थी। इससे उन्हें काफी राहत महसूस होने लगी थी। कुछ देर में ही उनका ऑक्सीजन लेवल सामान्य हो गया। उन्होंने मंजुला को शुक्रिया अदा किया। एक दिन मंजुला के बगल वाले बिस्तर की अधेड़ औरत मरीज मर गई। उसका बिस्तर अब खाली हो चुका था। वार्ड में दहशत का माहौल बन चुका था। इसलिए मंजुला को उस रात नींद नहीं आ रही थी। मंजुला को बेचैन देखकर विनोद बाबू से रहा नहीं गया। आखिरकार उन्होंने मंजुला से पूछा, अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो मेरे पास वाले खाली बिस्तर पर आकर लेट सकती हो। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मंजुला ने यह कह तो दिया था, पर वह उस दिन काफी डर गई थी। विनोद बाबू के बार बार कहने पर मंजुला उनके बगल वाले बिस्तर पर आ गई थी। तुम्हारे घर में कौन कौन लोग हैं? मेरे घर में सास, ससुर, पति के अलावा 7 साल की एक बेटी है। विनोद बाबू ने कहा कि बेटी तो तुम्हें बहुत याद करती होगी। मंजुला बोली, पता नहीं याद करती होगी भी या नहीं। यह कहकर मंजुला उदास हो गई। विनोद बाबू ने कहा, परिवार वाले भी तुम्हें बहुत मिस कर रहे होंगे। यह सुनकर मंजुला थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आज तक अपनी बेटी के बाद एक बेटे को जन्म नहीं दे पाई हूँ, इसलिए घर के लोग नाखुश हैं। वैसे मेरे शरीर के अंदर एक ऐसी परेशानी आ गई है कि डॉक्टर ने साफ कह दिया है कि अब मैं दोबारा मां नहीं बन पाऊंगी। मेरी बेटी अपनी दादी के पास रह रही है। वे सब तो चाहते हैं कि मैं मरूं तो मेरे पति को दूसरी शादी करने का मौका मिले, ताकि उनके घर में बेटे का जन्म हो सके। विनोद बाबू हैरानी से मंजुला के चेहरे की ओर देख रहे थे, इसलिए वे कुछ देर तक चुप रही। फिर बोली, वैसे मैं भी अब उनको शादी करने की इजाजत दे देना चाहती हूँ। विनोद बाबू को यह सब बात सुनकर झटका सा लगा। बेटा या बेटी पैदा करना किसी की बस में नहीं होता, फिर भी आज भी लोग किसी औरत से कैसे उम्मीद रखने लगते हैं कि उनके मन के मुताबिक बेटा या बेटी जन्मे। 21वीं सदी में भी लोगों की सोच नहीं बदल रही है, जबकि आज लड़कियां आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ रही हैं। विनोद बाबू मंजुला को समझाने की कोशिश कर रहे थे। एक दूसरे के सुख दुख बांटते हुए अस्पताल में दिन बीत रहे थे। जब मंजुला पूरी तरह से ठीक हो गई तो डॉक्टर ने डिस्चार्ज करने की इजाजत दे दी। तब भी उनके घर से कोई नहीं आया था। मंजुला के पति अस्पताल में भर्ती कराने के बाद यह कहकर जा चुके थे कि तुम मर भी जाओगी तो भी तुम्हें यहाँ देखने नहीं आऊंगा। पति की यही नफरत भरी बातें मंजुला को घर जाने से रोक रही थी। वैसे वह भी अपने सास और पति के रोज रोज के तानों से तंग आ चुकी थी। इधर
विनोद बाबू उन्हें घर तक छोड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन मंजुला ने उनसे कहा, आप जाइए, मैं बाद में चली जाऊंगी। विनोद बाबू समझ गए तो उनसे रहा नहीं गया और बोले, चलो मेरे घर चलो, तुम मेरे घर में पूरी तरह से सुरक्षित रहोगी, तुम्हारी भावनाओं का पूरा ख्याल रखा जाएगा। मंजुला जानती थी कि विनोद बाबू के साथ वह वाकई महफूज रहेगी। फिर कुछ सोचते हुए उसने हाँ कह दी। अब मंजुला विनोद बाबू के घर में रहने लगी और इस बात का पता जब उसके पति और परिवार वालों को चला तो उनके तेवर और सुर बदल गए। उन्होंने विनोद बाबू पर मंजुला को बरगलाने का आरोप लगाया, लेकिन मंजुला अपने फैसले पर अडिग रही। विनोद बाबू के परिवार की मदद से मंजुला अपने पति से तलाक लेने के लिए कोर्ट में अर्जी दाखिल कर चुकी थी। तकरीबन 2.5 साल तक केस चलता रहा। जब भी वह अदालत में जाती थी, विनोद बाबू की माताजी उनके साथ रहती थी। तकरीबन 2.5 साल की भागदौड़ और सामाजिक हिकारत सहने के बाद मंजुला अपने पति से तलाक ले पाई थी। तलाक के अगले दिन यानी दशहरे के बाद अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में कोर्ट में ही मंजुला विनोद बाबू की दूसरी पत्नी बनना स्वीकार कर चुकी थी। मंजुला को कोर्ट के आदेश के मुताबिक बेटी को भी अपने पास रखने की परमिशन मिल चुकी थी, क्योंकि बेटी भी अपनी मां के साथ ही रहना चाहती थी। मंजुला अपने सासू माँ को चाय पिला चुकी थी। सासू माँ चाय पीने के बाद अपनी सहेली के घर जा चुकी थी। अब मंजुला ट्रे में 2 कप चाय लेकर अपने कमरे में हाजिर थी। वो दोनों बातें करते हुए चाय पीने लगी। मंजुला चाय खत्म कर विनोद बाबू के बगल में आकर लेट गई थी। तुम्हारे साथ बातें करने में ही मेरी सारी थकान मिट जाती है, विनोद बाबू मंजुला से बोले। मंजुला ने अपना सिर उनके सीने पे रख दिया। सालों बाद उन्हें ऐसी खुशी मिल रही थी।